नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ अमीश शैद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में केदारनाथ हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इन दोनों रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के बाद श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों प्रोजेक्ट की लागत लगभग 6,811 करोड़ रुपए की आंकी गई है। दोनों को ही पूरा होने में 6 साल का समय लगेगा। पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। वहीं सीएम धामी ने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि लंबे समय से ये मांग रही है कि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टर लाएगी, लोगों की यात्रा सरल बनाएगी, आसान बनाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान मंत्री रावत ने कहा कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पा ली है। 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी। सरकार के द्वारा लगभग 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो मेडिकल कॉलेजों में चूँकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुँचेगा वहाँ, तो बहुत अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा था, और सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 3000 लोगों को हमने रोजगार दिया है, नर्सिंग अधिकारियों को, और वर्षवार दिया है। इसके कारण हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था अब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज होने लगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इशारों में कैबिनेट विस्तार की पुष्टि की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद कहा, किसी भी समय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बीते 10 दिनों में जिस तरह से उत्तराखंड की राजनीति में नेताओं के अलग अलग बयान आए हैं, उसने प्रदेश की राजनीति का पूरा माहौल ही बदल दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो उन्होंने प्रदेश के सभी राजनीतिक हालात से केंद्र को अवगत करा दिया है। अब केंद्र को यह फैसला लेना है कि किसको कैबिनेट में रखना है और किसको कैबिनेट में लेकर आना है। जो है वो कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं।
पार्टी किस तरीके से इस मामले को देख रही है? देखिए, मेरी बातचीत हो चुकी है। अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को ही सब प्रकार का निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना। तो माने कि मतलब मंत्री पद से छुट्टी होगी, आप कह रहे हैं कि संज्ञान मैंने क्या किया? केंद्र हर विषय का संज्ञान लेता है। क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन केंद्र द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसी बहाने। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार निश्चित रूप से कभी भी हो सकता है। उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए आरोपों को हवा दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही है। वहीं अब करण माहरा ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना, नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है और यह फिजिकल है। ईवीएम में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूफ करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रदेश में शराब से 5,000 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य में एक तरफ से शराबबंदी की मांग महिलाएं कर रही है। उत्तराखंड देवभूमि है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा भी था कि प्रदेश में शराब को बंद करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार इस तरह के लक्ष्य तय कर रही है, यह समझ से परे है। वसूली का जो लक्ष्य दिया है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आस्ते आस्ते शराब बंदी की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये लक्ष्य दे रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए का, उससे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। ये देवभूमि के अंदर पूरे शराब का संचालन बखूबी करना चाहते हैं। ये आस्ते आस्ते शराबबंदी की बात जो इन्होंने कही थी वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। आज प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रदेशों से दुनिया भर की शराब आ रही है यहाँ पर, लेकिन आबकारी महकमा उसको रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। आए दिन जगह जगह पे शराब की बिक्री हो रही है और जो हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लोगों के घर में शराब परोसने का काम कर रहे हैं। कई जगह वैनों के माध्यम से ये लोग दुकान लगा रहे हैं जहाँ दुकानें इनको नहीं मिल पा रही है, और कई जगह शराब जंगलों में बनाई जा रही है, लेकिन सरकार उसको रोकने में नाकाम साबित हुई है। सरकार को चाहिए कि आस्ते आस्ते शराबबंदी की ओर अग्रसर होना चाहिए, प्रदेश को नशा मुक्त करना चाहिए। सरकार का जो लक्ष्य है ये सिर्फ आबकारी विभाग नहीं है, प्रदेश के अंदर और भी अन्य विभाग हैं, आप वहाँ लक्ष्य रखिए ना। आप टूरिज्म को बढ़ावा देते, आप उद्योगों को बढ़ावा देते, यहाँ से पलायन रोकने के लिए अगर आप कोई नीति बनाते तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कोई राज्य के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन इस प्रकार के जो ये लक्ष्य दे रहे हैं, निश्चित तौर से इनकी मंशा जाहिर होती है कि शराब को प्रदेश के अंदर बढ़ावा देना चाहते हैं और पूरे प्रदेश को ये शराब की लपेट में लाना चाहते हैं। शराबबंदी करने का इनका उत्तराखंड में अप्रैल महीने में पंचायत चुनाव हो सकते हैं, वही 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए एससी विभाग ने अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि कांग्रेस के एससी प्रकोष्ठ से मदन लाल को अध्यक्ष बनाने से संगठन को मजबूती मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश एससी एसटी विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे मदन लाल जी, हमारे बहुत ही पुराने साथी और बहुत ही सक्रिय, हमेशा सक्रियता से इन्होंने काम किया। ये डीबीएस कॉलेज के देहरादून के हमारे एक महाविद्यालय है उसके अध्यक्ष रहे और ये लगातार जो है जन सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इनके मनोनीत होने पर बहुत ही ज़्यादा खुशी है और हर्ष है और हम सभी लोग इस बात से निश्चिंत हैं कि आप जो आने वाले समय में ये जो विभाग एससी एसटी विभाग का जो कार्यभार
इनको सौंपा गया है ये इसको बखूबी जो है निभाएंगे, क्योंकि थोड़ी सक्रियता की जरूरत थी इस विभाग में। जो मैं समझता हूँ मदन लाल जी के आने से वो जो आवश्यकता है वो लगभग पूरी हो चुकी है, और हम जो है इसमें ऐसा हमारा मानना है कि इस विभाग में जो तमाम जो हमारा जो SC ST के जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं, केवल SC ST की बात नहीं है, मदन लाल जी सभी वर्गों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे से एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। उनके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश भर, पूरे देश भर में बदलाव का एक बायर है। उस बदलाव के बायर में अगर मैं बात करता हूँ, अपने दलित समाज की बात करता हूँ, मैं अकलियतों की बात करता हूँ, मैं पिछड़ों की बात करता हूँ, क्योंकि इन तमाम वर्गों हमने काम किया है और आज बदस्तूर जारी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा में जो एक परंपरा चली थी इस समाज की कांग्रेस की तरफ देखने की, कांग्रेस तरफ आने की, वो लगातार जारी है। अब हमें केवल भर उनके बीच में जाके उनके मर्म को समझते, उनकी समस्या को जान के, उनकी दुख सुख में शामिल होकर उनको साथ लाने भरे काम करना है। क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक देश के अंदर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने इस समाज के लोगों के लिए काम किया है। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड चुनाव में जहां कांग्रेस को लगातार कड़े शिकस्त मिलते रहे, तो वहीं बीजेपी ने अपने नाम कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। मिथ्या को तोड़ने का काम क्या लगातार मिल रही करारी हार के बाद जहां कांग्रेस हार की वजह को जानने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सचवान ने इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं को इसका जिम्मेवार माना है। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट कहा कि लगातार चुनाव हारने के पीछे का कारण हम खुद है। आगे उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को हमें धन्यवाद देना चाहिए जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं। देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता ये निश्चित है, स्वाभाविक भी है कि एक चुनाव हारे। कारण मैं नहीं बता रहा हूं कि किन कारणों से हारे, कारण भी हम ही लोगों में से है, कारण भी हम ही हैं, कार्यकर्ता कोई कारण नहीं है। हम लोग जो अपने को नेता कहते हैं वही कारण है, और जिन कारणों से भी कांग्रेस लगातार हारती रही है तो कार्यकर्ता का डिमोलाइज होना स्वाभाविक है। और हम तो सलाम करते हैं उन कार्यकर्ताओं को जो आज भी इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रहे हैं, और 2027 में उनका जो पूर्व शिक्षा मंत्री बीजेपी विधायक अरविंद पांडे बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पहाड़ मैदान को लेकर हो रही सियासत पर बीजेपी विधायक बोलते हुए नजर आए। बीजेपी विधायक ने कहा कि हम सब देवभूमि के लोग हैं, राज्य के निर्माण में सभी ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी, इसलिए उत्तराखंड को पहाड़ मैदान में बांटने की कोशिश ना करें। इस प्रदेश का निर्माण बहुत त्याग बलिदान और शहादत देने के पश्चात इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। और मैं तो खुद मैदान से आता हूँ, ऐसे जिले का व्यक्ति हूँ कि जब उत्तराखंड निर्माण का आंदोलन चल रहा था तो उधम सिंह नगर जिले के जो स्थायी निवासी हैं, जिन लोगों ने रक्षा समिति बनाई थी, वो लोग हमें इस बात पे पीटते थे कि तुम उत्तराखंड बनाने के पक्ष में क्यों हो, और हम आंदोलनकारी थे इसलिए पुलिस भी पीटती थी कि तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो। तो हमारी पिटाई तो दो तरफ से हुई, वहाँ के लोग भी पीटते थे हमें, उधम सिंह नगर जिला बचाव रक्षा समिति वाले भी पीटते थे हमें, और पुलिस भी पीटती थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमने आंदोलन किया, इस प्रदेश का निर्माण किया। लेकिन इसके साथ साथ हमें तकलीफ इस बात की भी है कि बहुत से युवाओं ने इस प्रदेश के निर्माण के लिए अपनी शहादत दी, जो बहुत बड़ा त्याग बलिदान है। जो लोग शहीद हो गए उनके माता पिता के दिल से पूछ के देखो, कई हमारे शहीदों की विधवा पत्नियां होंगी, उनसे पूछ के देखिए, कई शहीदों के अनाथ छोटे बच्चे थे उस समय, उनके दिल से पूछ के देखो जब अपने
पिता को ढूंढते होंगे वो। तो बड़े त्याग बलिदान के पश्चात इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस प्रदेश के अंदर पूरा उत्तराखंड मेरा परिवार, हम इस भाव के लोग हैं, हम इसी भाव को मानते हैं। कहीं से कहीं तक कोई मैदान, पहाड़, ऊपर नीचे, इसका भाव इस प्रदेश में नहीं आना चाहिए। इस प्रदेश के विकास के लिए सबको एकजुट होकर सोच। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभाग व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुट गए हैं। पिछले साल यात्रा सीजन के दौरान जुलाई महीने में भारी बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लोनीवी के एचओडी राजेश शर्मा का कहना है कि केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटते ही कुछ अन्य काम भी कराए जाएंगे। इन कामों पर कुछ जगहों पर रेलिंग बनाना, पैदल मार्ग के कुछ हिस्सों में चौड़ीकरण का कार्य शामिल है। जैसे आप विदित हैं कि 30 अप्रैल से हमारी यमुनोत्री गंगोत्री के धाम खुलेंगे। 2 मई को हमारा केदारनाथ जी के धाम खुलने कपाट खुलने हैं और 4 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। तो उस सिलसिले में विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली हमारे एनएच के जो मुख्य अभियंता हैं और हमारे अपर सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा साइट इंस्पेक्शन भी किया गया है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय है, जितने भी हम यात्रा को सुचारू करने के लिए जो तैयारी करनी है उसके लिए हम बिल्कुल उसको हम करेंगे। और सचिव महोदय का भी इसमें प्लान है मार्च के महीने में विजिट करने का। मेरा भी इसमें प्लान है कि जहाँ भी जो कमियां होंगी उसको यात्रा प्रारंभ होने से पहले उनको दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि जो हमारी यात्रा है, चारधाम यात्रा है, वो सुगम एवं सुलभ हो। उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मोहर लगा दी। अब कर्मचारी इस फैसले के सामने आते इसका विरोध करने लगे। कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग कर रहे हैं। पूर्व में केंद्रीय कैबिनेट में पास होने के बाद इसका लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसे विकल्प के तौर पर लिया जा सकेगा। हालांकि कर्मचारी यही चाहते हैं कि सरकार उनके लिए केवल ओपीएस ही लागू करे। जहाँ तक आप यूपीएस की बात कर रहे हैं, सुविधा सरकार ने दी है, क्योंकि कर्मचारी संगठन है हमारे जो इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, उनकी एकमात्र ये मांग है कि हमें ओपीएस पुरानी पेंशन योजना है का लाभ दिया जाए। और ये यूपीएस इसमें 12 महीने की जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका औसत जो होगा उसका आधा दिया जाएगा। 25 साल के बाद आपको पेंशन लागू होगी, जबकि ओपीएस में 20 साल के बाद ये सुविधा है कि आपको पूर्ण पेंशन मिलेगी। तो जहाँ तक हमारे सचिवालय संघ या हमारे जो अन्य संगठन हैं, उनका ये मानना है कि कर्मचारियों को ओपीएस से ही लाभ है। तो कर्मचारी एकमात्र मांग ओपीएस की मांग है। और हम ये चाहेंगे कि सरकार जो हमारे संगठन है, हमारे जो पुरानी पेंशन योजना के आंदोलन को चला रहे हैं और बार बार सरकार से, केंद्र सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें जैसे कि ओपीएस है उसी प्रकार से ओपीएस का लाभ दिया जाए। तो मैं भी चाहूँगा कि सरकार इस पर विचार करेगी और आशा है कि हाँ यूपीएस है तो ओपीएस भी हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना भी लागू करने की योजना है। ये जो है यूपीएस की बात जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जो 12 महीने का जो बेसिक की सैलरी है उसका एक औसत निकलेगा, उसकी आधा दिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।